हम में से हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहता है। बट क्या सही में शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं? जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हमारे एक साथीदार है हमारे इस वीडियो के अंदर, उसका नाम है चिंटू। तो वो हमारे साथ जुड़ेगा इस वीडियो में। उसके कुछ क्वेश्चनरीज हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में उसको जानना है, तो ये वीडियो के अंदर वो भी हमारे साथ होगा। सो चिंटू, बता तुझे स्टॉक मार्केट के बारे में क्या जानना है? भाई यार, ये शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों अलग टर्म्स है क्या? नहीं रे बाबा चिंटू, शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट ये दोनों सेम ही कंसेप्ट है। जैसे तेरा नाम चिंटू भी है और पिंकू भी है, वैसे ही इस मार्केट का नाम शेयर मार्केट भी है और स्टॉक मार्केट भी है। ओह, अभी समझ आया मुझे। भाई यार, ये स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट मुझे अभी तक कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। प्लीज यार समझा दे। हाँ हाँ ज़रूर, तुझे मैं एकदम इजी वे में समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है। ऐसे सपोज कर कि तेरा एक बिजनेस है और तुझे उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। और अभी तेरे पास ऐसे कौन से वेज हैं जहाँ से तू पैसे ले सकता है? पैसे लेने के लिए बैंक है, रिलेटिव्स है, या फिर फ्रेंड से ले सकता हूँ, या फिर इन्वेस्टर्स से ले सकता हूँ। चिंटू यार, तुझे तो सब कुछ पता है, तूने तो सभी वेज बहुत अच्छे से बता दिए। बट यहाँ पे एक गौर देने वाली बात है, जब भी तू बैंक से पैसे लेता है तब तुझे बैंक को फर्स्ट मंथ से ही इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस देने पड़ते हैं। तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और ईएमआई भी देना पड़ेगा। बट हमें ये पता है कि बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करने में थोड़ा तो टाइम लगता है, उसको सेटअप होने में टाइम लगता है। तो हम तो बैंक को फर्स्ट मंथ से ही इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस नहीं दे पाएंगे। तो ये ऑप्शन तो गया। अब सेकेंड ऑप्शन था फ्रेंड्स या फैमिली वाला। अभी जब हम फ्रेंड्स या फैमिली से पैसे लेने का कंसिडर करते हैं तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है कंपेरेटिवली टू बैंक्स। और कई जगह पे तो हमें इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता, कोई फैमिली वाले मांगते भी नहीं है वैसे इंटरेस्ट। बट यहाँ पे एक इशू है कि हमें फ्रेंड्स या फैमिली से लिमिटेड फंड्स ही मिल सकता है, जैसे कि 5 लाख रुपए हो गए, 10 लाख रुपए हो गए, 20 लाख रुपए हो गए। बट क्या तुझे 5 करोड़ रुपए इतनी डिमांड है, उतनी तुझे पैसे मिल सकते हैं? तो ये ऑप्शन हमारे हाथ से चला गया। हाँ यार, बराबर बोल रहा है तू। सो चिंटू, ये ऊपर के दो ऑप्शन तो चले गए, बट अब तेरे पास बचता है इन्वेस्टर का ऑप्शन। इन्वेस्टर तुझे जितना चाहिए उतना पैसा तेरे कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से तुझे दे देंगे और बदले में वो तेरे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप लेंगे। तो यहाँ पे तुझे इन्वेस्टर को ईएमआई में पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उसके बदले जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तब तुझे वो प्रॉफिट डिसाइडेड दाम पर इन्वेस्टर के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। ओके, बट अगर मेरे बिजनेस में मुझे जल्दी प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या फिर भी मुझे इन्वेस्टर को जल्दी पैसा देना पड़ेगा? चिंटू, तुझे तब तक इन्वेस्टर को पैसे नहीं देने पड़ते जब तक तेरा बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाता। सो अब चिंटू, हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि तेरा बिजनेस फिलहाल पुणे में लोकेटेड है और अब तुझे पार्टनर भी मिल चुका है और साथ ही में पैसे भी मिल चुके हैं और तेरा बिजनेस साथ ही में पुणे में ठीक ठाक से चल भी रहा है। अब तुझे इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे स्केल करना है, यानी कि पुणे में लोकेटेड बिजनेस को तुझे पूरे महाराष्ट्र में फैलाना है। तो उसके लिए तुझे 50 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है। तब इस टाइम पर वेंचर कैपिटल और एंजल फंडिंग ऐसी कंपनी सामने आती है। ओके, तो ये एंजल एंड वेंचर कैपिटल ये पक्का है क्या? वेंचर कैपिटल और एंजल फंडिंग कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जो ग्रोइंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है एंड जब स्टार्टअप का वैल्यूएशन बढ़ जाता है तब वो अपने शेयर्स को बेच के प्रॉफिट भी कमाती है। सो जब हमें बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है तब हमें वेंचर कैपिटल्स, एंजल फंडिंग कंपनीज के पास जाना पड़ता है। सो चिंटू, अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे से चलने लगा है और हमारे इस बिजनेस को हमें पूरे देश में और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में भी फैलाना है। तो इस टाइम पे हमें कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहिए और इसके लिए कोई वेंचर कैपिटल या फिर एंजल फंडिंग कंपनी भी हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतना फंड तो उनके पास भी नहीं होता है। तो इस टाइम पे हम बैंक के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि बैंक के पास जाने के बाद हमें सेकेंड मंथ से फिर से ईएमआई देना पड़ेगा और हमारी कंपनी का इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है कि हम सेकेंड मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं ईएमआई देने को। तो भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? सो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पब्लिक से पैसे उठाने का, यानी कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से 10,000 20,000 रुपए उठाने का, ताकि हमारे पास 10,000 करोड़ रुपए आ सके। तो क्या मैं अभी सभी से जाके पैसे मांगू, यही कहना चाहता है तू? नहीं रे बाबा चिंटू, अब तुझे जरूरत पड़ेगी शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट ये ऐसा कंसेप्ट है जहां पर कंपनीज अपनी हिस्सेदारी ऑफर करती है जनरल पब्लिक को। पब्लिक जितने चाहे उतने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज से ले सकती है और बदले में उन कंपनीज के शेयर्स के बदले उनको पैसे देकर। अब कंपनीज को शेयर्स के बदले पैसे मिलते हैं एंड पब्लिक को पैसे के बदले शेयर। तो इसके वजह से दोनों का भी फायदा होता है एंड इसके वजह से हर एक शेयर होल्डर जो उस स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उस इन्वेस्टर को प्रॉफिट भी मिलता है जब कोई कंपनी अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। सो इसलिए जनरल पब्लिक अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि उनको भी आगे जाके अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो शेयर मार्केट सभी लोगों को ये ऑप्शन देता है
कि अपने मन पसंदीदा बिजनेसेस में पैसे लगा के उस कंपनी के या फिर उस बिजनेस के शेयर होल्डर बन सके। सो चिंटू, क्या तुझे अब समझा कि शेयर मार्केट क्या होता है? हाँ, मुझे अभी समझ में आया कि शेयर मार्केट क्या है, बट अभी मुझे एक डाउट है मन में कि ये जो शेयर मार्केट में नए कंपनीज आती हैं, वो कंपनीज अपने शेयर्स को किस तरह से लिस्ट करती है, ये नहीं समझ रहा। देख चिंटू, जब भी कोई नई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट करती है तब वो आईपीओ का यूज करती है। और आईपीओ क्या होता है मैं अभी समझाता हूँ तुझे। शेयर मार्केट में जब भी कोई नई कंपनी अपने शेयर को सेल करके उसके बदले में पैसे उठाना चाहती है तब वो कंपनी आईपीओ ऑफर करती है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टर से पैसे लेती है एंड इन्वेस्टर को कंपनी में पार्टनरशिप देती है। सो आप कंपनी के जितने शेयर्स खरीदते हो उस प्रोपोर्शन में आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। आईपीओ में कंपनीज इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ मिलकर शेयर की प्राइस या फिर प्राइस बैंड डिसाइड करती है। आईपीओ यूजुअली 3 से 10 दिन तक ओपन रहता है एंड उसी पीरियड में इन्वेस्टर्स को आईपीओ को सब्सक्राइब करने का भी मौका मिलता है एंड इसके बाद शेयर्स की अलॉटमेंट इन्वेस्टर को की जाती है। आईपीओ में इन्वेस्टर्स सिर्फ कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं बट उसे बेच नहीं सकते। तो इन शेयर्स को बेच कैसे सकते हैं? आईपीओ में अलॉट हुए शेयर्स को बेचने के लिए आपको उस स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने तक वेट करना पड़ता है। आईपीओ में अलॉट हुए शेयर्स कुछ ही दिनों बाद स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो जाते हैं एंड लिस्ट होने के बाद आप उस स्टॉक को सेल भी कर सकते हो। आईपीओ में होने वाली ट्रांजैक्शन कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में होती है और स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाली ट्रांजैक्शन दो पब्लिक इन्वेस्टर्स के बीच में होती है। सुश भाई, मुझे ये स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट कुछ समझा नहीं। स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है, प्लीज़ मुझे समझाते। हाँ चिंटू, स्टॉक एक्सचेंजेस शेयर्स खरीदने वालों को और शेयर्स बेचने वालों को मिलाता है और स्टॉक एक्सचेंजेस पर सेलर्स एंड बायर्स के बीच स्टॉक्स एंड पैसों का लेन देन होता है। इंडिया में करंटली 2 स्टॉक एक्सचेंज एक्टिवली काम करते हैं। फर्स्ट वन है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड वन है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई पर करंटली 1600 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं एंड बीएसई पर 5240 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। सो स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए इन सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना नामुमकिन है। सो इसलिए इंडेक्सेस बनाए गए हैं जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स ये बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स है और निफ्टी ये एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स है। सेंसेक्स ये शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स ये शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। सेंसेक्स ये इंडेक्स बीएसई में लिस्टेड अलग अलग सेक्टर्स के 30 वेल एस्टैब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले कंपनी से बना है और सेंसेक्स की मूवमेंट अप या डाउन ये सेंसेक्स में शामिल 30 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड होती है। निफ्टी ये शब्द नेशनल और 50 इन 2 शब्दों से बना है। 50 इसलिए क्योंकि निफ्टी में 50 वेल एस्टैब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले कंपनीज शामिल है। सो निफ्टी की मूवमेंट निफ्टी में शामिल इन 50 स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड होती है। निफ्टी और सेंसेक्स में जो भी कंपनीज होते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स की होती हैं और ये सभी कंपनीज अपने सेक्टर की लीडर कंपनीज होती हैं। निफ्टी एंड सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स आते हैं जैसे कि फार्मा, बैंकिंग, आईटी, एनर्जी, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। सो इस तरह निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स कवर हो जाते हैं। इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स का जो परफॉर्मेंस है वही स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस है ऐसे समझा जाता है। सारे स्टॉक्स को ट्रैक किए बिना सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट का हाल जान लेते हैं। सो जब सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है एंड जब सेंसेक्स और निफ्टी गिर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट बुरा परफॉर्म कर रहा है। सुश भाई, स्टॉक मार्केट में हमें अच्छे रिटर्न्स कैसे मिलते हैं? देख चिंटू, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से 2 तरह से फ़ायदा मिलता है। पहला है डिविडेंड और दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन। अब हम पहले डिविडेंड को अच्छी तरह से समझते हैं। कंपनी जब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है तब उसे हम डिविडेंड कहते हैं। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ये कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है। शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है या नहीं देना है ये डिसीजन पूरी तरह से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर डिपेंड होता है। इन शॉर्ट, हम ज़्यादा डिविडेंड इनकम पर डिपेंड नहीं रह सकते। जो स्मॉल और ग्रोथ स्टेज कंपनीज होती हैं
वो डिविडेंड नहीं दे रही हैं, बल्कि वो कंपनीज अपने हुए प्रॉफिट्स को कंपनी के ग्रोथ में री इन्वेस्ट करती हैं और कंपनी को बड़ा बनाने पर फोकस करती हैं। अब हम कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में समझते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब शेयर की प्राइस बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का बढ़ना। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने XYZ कंपनी के शेयर्स को 2 साल पहले 100 रुपये में परचेस किया था और अभी उस शेयर की प्राइस बढ़कर 200 रुपये हो गई है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में हुए 100 रुपये की बढ़त को कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सबसे मेन सोर्स है। ये कंपनीज की शेयर प्राइस कम या ज़्यादा कैसे होती है, कुछ समझ नहीं आता है। लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस कंपनी के ग्रोथ को फॉलो करती है, तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और कंपनी की लगातार ग्रोथ होती है तब उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है एंड इसके वजह से उस कंपनी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। और सिमिलरली जब कंपनी ख़राब परफॉर्म करती है तब उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है एंड उसके वजह से उसके शेयर प्राइस भी कम हो जाते हैं। और यही रीज़न है शेयर प्राइस में कम या ज़्यादा होने का। क्या ये मार्केट हर टाइम चालू ही रहता है? नहीं चिंटू, इंडियन स्टॉक मार्केट मंडे से लेके फ्राइडे तक कंटिन्यूअस सुबह के 9:15 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक ओपन रहता है और सैटरडे एंड संडे में ऑफ रहता है। अगर कोई नेशनल हॉलीडे आए तब भी हमारा स्टॉक मार्केट वो ऑफ रहता है। थैंक्स यार भाई, तेरे वजह से मेरे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट्स क्लियर हुए। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइज चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।